हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। आज आ गए हम लोग लेक्चर 12 पर। लेक्चर 11 और 10 में हम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हम लोगों ने 2 ब्लॉक सिस्टम सॉल्व करा था। 2 ब्लॉक सिस्टम मतलब एक के ऊपर एक ब्लॉक रखी हुई हैं, फोर्सेस लग रही हैं, तो हमने पता लगाया था कि वो दोनों एक साथ चलेंगी या अलग अलग चलेंगी या चलेंगी ही नहीं। और वो कैसे पता लगाया था? फ्रिक्शन की हेल्प से, और न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ करा था। आज बच्चों हम लोग एक स्टेप थोड़ा और आगे जाएंगे, हम लोग 3 ब्लॉक सिस्टम सॉल्व करेंगे। अब कहोगे सर ये तो कठिन हो जाएगा। कठिन बच्चों कुछ नहीं है, सॉल्व इसको बिल्कुल 2 ब्लॉक सिस्टम की तरह ही करना है, बल्कि मैं तो कहूँगा 2 ब्लॉक सिस्टम ही इसको सोच के चलना है। वो सब हम लोग अभी देख लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, वो नहीं देखें वीडियो तो बच्चों देख जरूर लेना। 3 ब्लॉक सिस्टम पे आप पे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं बच्चों। 1-2 क्वेश्चन कभी फंस जाओ, उसमें कंफ्यूज ना हो जाओ या डर ना जाओ, इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, सिलेबस में जनरली आपके 2 ब्लॉक सिस्टम ही आते हैं। कुछ नहीं सिस्टम बच्चों, सारा सब कुछ सेम कॉन्सेप्ट लगना है, सेम मेथोडोलॉजी लगनी है, कोई चेंज नहीं है। 3 ब्लॉक सिस्टम पे पढ़ने से पहले हम लोग एक काम करते हैं बच्चों। बहुत बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन मानी जाती है उसको वो गलत एज्यूम कर लेते होंगे जब 2 ब्लॉक सिस्टम सॉल्व कर लेते हैं। तो उसको पहले हम लोग थोड़ा सा एक बार और रिविजिट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि हमें ये दिक्कत ना हो। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊंगा, फिर ये जो इतना लंबा चौड़ा मैंने पैरा लिख रखा था उसको बाद में पढ़ दूंगा। वो उसी के बुलेट पॉइंट्स हैं कि कैसे निकालना है फ्रिक्शन। देखो बच्चों, एग्जाम्पल समझते हैं। जिस ब्लॉक डायग्राम को हमने सबसे पहले एनालाइज करा था 2 ब्लॉक सिस्टम को, उसी को देख लेते हैं। जैसे ए और बी हमारी 2 ब्लॉक थे और ये ग्राउंड पे रखे हुए थे। तो सबसे पहला काम हमने क्या करा था? मान लो बी ए पर फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है, तो हमने सबसे पहला काम ये करा था, ये पता लगाया था, कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था। फिर ये पता लगाया था क्या ये ब्लॉक मूव कर भी रहे हैं इस ग्राउंड के ऊपर, और अगर मूव कर रहे हैं तो हमने कंबाइंड एक्सेलरेशन निकाला था। मान लेते हैं वो कंबाइंड एक्सेलरेशन AC इस डायरेक्शन में है। अब बात आती है बच्चों, सबसे आसान तरीका मैं बताऊं फ्रिक्शन की डायरेक्शन किन्हीं भी 2 सरफेस में बताने का क्या है। आप टॉप मोस्ट ब्लॉक से चालू करो, टॉप मोस्ट ब्लॉक से चालू करो, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और उस पर क्या करो, सबसे पहले वो फोर्स दिखाओ जो सारी लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स जितनी भी लग रही है। सिर्फ उस फोर्स को छोड़ दो जिसका आपको डायरेक्शन पता करना है। ए और बी के बीच में मान लो ये सरफेस 1 है और ये बी और ग्राउंड के बीच में सरफेस 2 है। आपको F1 का डायरेक्शन पता करना है, तो उस फोर्स को अभी भूल ही जाओ कि ऐसी कोई फोर्स है। उसके अलावा जितनी भी फोर्सेस हैं उनको देखो कितनी है। तो ए पर कितनी फोर्स है? सिर्फ 10 न्यूटन की एक फोर्स है, और वो ए को किस डायरेक्शन में ले जाना चाह रही है? इस डायरेक्शन में, राइट में ले जाना चाह रही है। तो जो आपकी फ्रिक्शन फोर्स होगी वो इस रिलेटिव मोशन का अपोज करेगी, यानी कि वो किधर लगेगी? इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन F1। आंसर आ गया, तुरंत आपको पता चल गया फ्रिक्शन। उसी तरह आपको क्या करना है? बी के लिए ड्रॉ करना है। अब आप देखो बी पर कोई और फोर्स है क्या? नहीं है। ये फ्रिक्शन फोर्स ए पर जब इस डायरेक्शन में जाएगी तो क्योंकि कॉमन सरफेस है तो यहाँ पर F1 इस डायरेक्शन में, तो किसी एक ब्लॉक से आप पता कर सकते हो ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू। लेकिन कोशिश यही करना, टॉप मोस्ट ब्लॉक से स्टार्ट करो और हमेशा उस ब्लॉक को देखा करो जिसपे नंबर ऑफ अननोन फ्रिक्शन फोर्सेस कम है। अब जैसे बी को अगर डायरेक्ट चालू कर दोगे तो बी पे यहाँ पर भी फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपको पता करनी और यहाँ पर भी पता करनी, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। अच्छा, बी और ग्राउंड के बीच में किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स होगी, या आप पहले ही स्टैब्लिश कर चुके हो कि ए और बी मूव AC से या किसी भी एक्सेलरेशन से, हमें नहीं पता किससे, लेकिन वो आगे तो बढ़ रहे हैं। तो B ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे जाएगी। ये तो यहाँ से भी पता कर सकते हो। और एक तरीका और है, मैंने जैसे बताया कि जिस फ्रिक्शन फोर्स को आप पता करना चाहते हो उसको छोड़कर जितनी भी फोर्सेस है, भले वो कोई दूसरी फ्रिक्शन फोर्स ही क्यों ना हो, उसको देखो वो किस डायरेक्शन में बॉडी पर लग रहे हैं। अब ये वाली फोर्स अभी मान लो कि नहीं लग रही, तो और कौन सी फोर्स है? ये वाली फ्रिक्शन फोर्स है। ये बी पर किस डायरेक्शन में लग रही? इस डायरेक्शन में, यानी वो बी को किधर ले जाना चाहिए? आगे। तो ये जो F2 होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? इसके अपोजिट। आ गया आंसर, तुरंत आंसर आ गया। और आप न्यूटन सेकंड लॉ से भी वेरीफाई कर सकते हो कि भाई ए को तो आगे खींचने वाली फोर्स हमें दिख रही है। अगर हम इस AC को कंसीडर करें कि ए तो एक्सेलरेट हो जाएगी, बी कैसे एक्सेलरेट होगी भैया? बी और ग्राउंड के बीच में तो फ्रिक्शन पीछे खींच रहा है, हमें तो उसको आगे एक्सेलरेट करना है, तो कोई ना कोई फोर्स होनी चाहिए, और वो फोर्स कहाँ से आ रही है? वो फ्रिक्शन से आ रही है। ऐसे भी देख सकते हो। ये तरीका ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको वहाँ बैठ के सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब, अगर मजे के लिए फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आराम से निकालो, कैसे भी निकालो। ठीक है, चलो ये आपको एक केस समझ में आ गया। 2-3 और केस समझ लेते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप कभी घबराओ मत फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालने में। ठीक है, अब देखो ए और बी यहाँ पर है, फिर से वही एक केस ले लेते हैं।
और ये ग्राउंड पे रखा हुआ है। बस अब इस केस में फोर्स कहाँ लग गई है भाई, बी के ऊपर लग गई। और ये अभी हम मान लेते हैं कि प्रॉब्लम में इस तरह से दिया है कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब टॉप मोस्ट ब्लॉक से आप चालू करोगे और हमें निकालना फ्रिक्शन की डायरेक्शन किसके बीच में, ए और बी के बीच में हमें कंसीडर करना है, 1 और बी और ग्राउंड 2 के बीच। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था जिस फोर्स का डायरेक्शन निकालना है उसके अलावा जो भी फोर्स है उसको देखो, ए पर तो कोई फोर्स ही नहीं। बच्चों जब भी ऐसा कोई केस आ जाए कि जिस फोर्स का डायरेक्शन निकालना है उसके अलावा कोई फोर्स ही ना दिखे, तो आप एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखो सिस्टम का किस डायरेक्शन में, एसी इस डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा दो, ये F1। क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ यही तो कहता है कि भाई बी को आगे खींचने के लिए तो फोर्स है, ए को कैसे खींच के लेके जाओगे, तो ए के लिए फ्रिक्शन है। और जब ए पर पता लगा दोगे तो बी की टॉप सरफेस पे भी पता लगा दोगे, वो इसका अपोजिट हो जाएगा, F1 हो जाएगा कि नहीं। और बी पर एक फोर्स 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगी रही, एक्सेलरेशन सिस्टम का इस डायरेक्शन में, बी ग्राउंड के ऊपर इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ऐसे भी देख सकते हो। और F1 की मान लो जब आप वैल्यू, जब एक्चुअल क्वेश्चन लगाओगे तो F1 की एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, मान लो वो 2 न्यूटन आ रही, तो बी और ग्राउंड के बीच में जो फोर्स है उसका भी डायरेक्शन भूल जाओ, ऐसा कुछ भूल ही जाओगे वो फोर्स है। बाकी फोर्सेस को देखो, तो ये हो गई 10 न्यूटन, ये मान लो 2 न्यूटन आ रही, तो 10 - 2 इनका नेट रिजल्टेंट निकालो, तो 10 - 2 8 न्यूटन इस डायरेक्शन हो, तो यानी कि ब्लॉक बी आगे जाना चाह रही है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो फोर्स क्या होगी, F2 होगी कि नहीं। ये ऐसे भी निकाल सकते हो, और वो तो आप पहले ही देख चुके हो कि भैया बी ग्राउंड के ऊपर स्लिप हो रहा है, ये तो आप पहले ही केस में आप लोग याद करो, जब हम लोग 2 ब्लॉक सिस्टम पढ़ते थे तो सबसे पहला काम यही होता था कि ये चेक करो क्या है लोवेस्ट ब्लॉक आगे बढ़ भी रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो वो सब हो गया, तो ये भी आप समझ गए। एक बच्चों और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, तो मुझसे लाइन नहीं खींचती है सीधी, ये एक बहुत बड़ा इशू। देखो एक बच्चों एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए। क्या है, एक ये ब्लॉक ए है, एक ये ब्लॉक बी है। ए पर जो है मान लो फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, बी पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है, और दोनों ग्राउंड पे रखे हुए हैं। कह दो सर ऐसा तो आपने न्यूमेरिकल ही नहीं लगवाया। बच्चों बहुत सिंपल है ये सारे क्वेश्चन, इसमें कोई टेंशन नहीं। अब आप क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या करोगे, इसका कंबाइंड FPD बनाओगे, फिर आप ये देखोगे कि टोटल फोर्स सिस्टम पे कितनी लग रही है, 25 - 10 15 न्यूटन उस डायरेक्शन में, और बी और ग्राउंड के बीच में आप लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू, जैसे याद करो इस सरफेस को 1 कहते थे, इसको 2 कहते थे। नेट एक्सटर्नल फोर्स इस केस में कितनी है, 15 न्यूटन है भाई, और बी और ग्राउंड के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू कुछ होगी, मान लो वो कितनी होगी, μS2 × N2। याद आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल याद आ रहा है। फिर आप कहोगे कि सर अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स इस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है तो यानी कि बी वाली ब्लॉक ग्राउंड के ऊपर आगे बढ़ रही है, और हम मान लेते हैं वो एक्सेलरेशन AC है, जिसको हम लोग अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर लेंगे। बिल्कुल सही बात। अब जो मेथड हम लोगों ने सीखा था उसको लगाते हैं। ये सब मैंने आपको बस याद कराने के लिए बता दिया है, ये कहानी बताने की जरूरत नहीं थी। ए ब्लॉक को ड्रॉ करो, टॉप मोस्ट ब्लॉक को, उस पर कौन सी फोर्स लग रही है, 25 न्यूटन लग रही है। इसके अलावा कोई फोर्स लग रही है, इस फ्रिक्शन को भूल जाओ, फिर मैं बता रहा हूँ जिस फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालनी है उसको भूलो, उसके अलावा कौन सी फोर्स लग रही है, 25 न्यूटन। ए को किधर ले जा रही है, उधर ले जा रही, तो ये हो गई भैया फ्रिक्शन की डायरेक्शन। तुरंत आंसर आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। बी वाली ब्लॉक को ड्रॉ करो, बी पर देखो और कौन सी फोर्स लग रही है, ये 10 न्यूटन लग रही है, ठीक है। ये F1 तो यहाँ पर अपोजिट हो ही जाएगा। अब बी और ग्राउंड के बीच में पता करनी है। अब बच्चों यहाँ पर देखो खेल हो जाएगा, F1 की न्यूमेरिकल वैल्यू डिफाइन करेगी कि यहाँ बी और ग्राउंड के बीच में फोर्स कैसी आएगी। अभी तो हम न्यूमेरिकल में जब सॉल्व करेंगे तो देख ही लेंगे कि भैया बी और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन है ये 15 न्यूटन उसको ओवरकम कर ले रहा है, तो बी तो आगे ही बढ़ रही है। तो आप डायरेक्टली भी फ्रिक्शन की वैल्यू ऐसे दिखा सकते हो कि भैया ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा F2। लेकिन अब बच्चों ध्यान से समझो, अगर F1 की वैल्यू मान लो 2 न्यूटन आई होती, ये 2 न्यूटन आई होती, तो इसको छोड़ के नेट जो रिजल्टेंट है वो देखो, 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में, 2 न्यूटन इस डायरेक्शन में, तो इनका जो सम होगा वो क्या होगा, 10 - 2 8 न्यूटन किधर, लेफ्ट की तरफ। तो ब्लॉक तो बी इधर जाना चाहेगी, तो बी और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन कहाँ होगा, आगे की तरफ होगा। वो जब न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तब सब हमें पता चल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ये जो बच्चों पॉइंट लिखे हुए हैं ये इन्हीं को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला पॉइंट क्या है, कंसीडर द ब्लॉक सरफेस ऑन विच डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज टू बी फाउंड आउट, ठीक है। Take the sum of all the forces acting on the block, including the other frictional forces, if any, excluding the frictional force whose direction we need to find.
देखो यही तो मैंने बताया कि जिसकी डायरेक्शन पता करनी उसको भूल जाओ, बाकी जितनी भी फोर्स है, अगर कोई अलग से फ्रिक्शन फोर्स है उसको भी आपको एक्सटर्नल फोर्स की तरह मानना है, उनका रिजल्टेंट ले लेना है। नाउ द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ इम्पेंडिंग मोशन। अब भाई ऑब्वियस सी बात है कि जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रही, मोशन उसी डायरेक्शन में हो सकता है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इम्पेंडिंग मोशन का अपोज करेगा। फ्रिक्शन फोर्स विल बी अपोजिट टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स, वही हम लोगों ने अभी देखा भी है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है if the block surface does not have any other external force apart from the frictional force will be in the direction of acceleration of the system। ये मैंने जो अभी बच्चों आपको एक एग्जाम्पल बताया था दूसरा वाला कि भैया यहाँ ए वाली ब्लॉक पे तो इसके अलावा कोई फोर्स ही नहीं दिख रही, तो ऐसे केसेस में जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होता है। यही वो पॉइंट लिखा हुआ, कुछ अलग से नहीं लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ब्लॉक एंड रीच द बॉटम मोस्ट ब्लॉक वन बाय वन, मतलब कि ऊपर से लेके नीचे जाना है। अब आप अगर उल्टा चालू कर दोगे तो हो गया क्या, नंबर ऑफ अननोन जो होंगे बढ़ जाएंगे। अब बी पे देखो, अगर आप बी से चालू करो तो आपको दो फ्रिक्शन फोर्सेस का डायरेक्शन पता लगाना पड़ेगा, इसलिए हमेशा वो ब्लॉक चुनो जहां पर सबसे कम नंबर ऑफ अननोन हो। ये पॉइंट यही लिखा हुआ है फोर्थ वाला, सिंस द सरफेस इज शेयर्ड बाय टू ब्लॉक्स always try to choose the block on which number of unknown frictional forces are less। बात समझ गए, यही वो पॉइंट लिखा हुआ है। तो इतना बच्चों मैंने आपको क्यों समझाया पता है, क्योंकि बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, फ्रिक्शन का डायरेक्शन ही नहीं बता पाते हैं। अब 3 ब्लॉक सिस्टम को समझते हैं। कुछ बच्चों में सच बता रहा हूँ 2 ब्लॉक सिस्टम समझ में आपको आ ही गया होगा, इतना हमने पढ़ लिया है। मैं उसी को यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। यहाँ पर 3 ब्लॉक है, मान लो ए बी सी 3 ब्लॉक है, तो हम करेंगे क्या, एट अ टाइम 2 ब्लॉक को एज अ पेयर कंसीडर करेंगे। मान लो ऊपर वाली 2 को ए और बी को कंसीडर कर लिया, उनको चेक कर लिया क्या वो एक साथ चल पा रही हैं, अगर नहीं चल पा रही हैं तो अलग अलग चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं। और फिर अगर उसके नीचे वाली 2 ब्लॉक है बी और सी, उसको एक बार कंसीडर कर लेंगे, बस ऐसे ही करना है। तो ये है बेसिकली 2 ब्लॉक सिस्टम है। यहाँ ब्लॉक 3 ब्लॉक आपको दिखेंगे। अब चाहे 3 ब्लॉक हो, 4 ब्लॉक हो, 5 ब्लॉक हो, कितनी भी ब्लॉक हो, आप कॉन्सेप्ट यही लगाना है। अच्छा देखो 3 ब्लॉक के जो सिस्टम है या प्रॉब्लम्स है उसमें 5-6 टाइप के केस हो सकते हैं। केस क्या है, बस बेसिकली वही कॉमन चीज़ें हैं जो हम लोगों ने पढ़ रखी है। पहला क्या है कि लोवेस्ट ब्लॉक इज एट रेस्ट। ऑब्वियस ही बात है कि आपने मान लो पता लगाया सबसे पहले वाला स्टेप कि ये मूव करेगी कि या नहीं, और आपको पता चल गया कि नीचे वाली ब्लॉक तो भैया मूव नहीं कर रहे, उस केस में आपको कुछ नहीं करना है। नीचे वाली जो ब्लॉक है, मान लो 3 ब्लॉक हैं आपके पास, कौन कौन सी हैं, ए बी और सी, और आपको ये पता लग गया कि नीचे वाली ब्लॉक तो मूव ही नहीं कर रही, तो नीचे वाली ब्लॉक और इस पे लगने वाली जो फोर्सेस है, यानी ये ग्राउंड का फ्रिक्शन और इस पर जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रही, इन सब को भूल जाना है। इसको एज्यूम करना है कि ए और बी 2 ब्लॉक हैं जो किसी सी के ऊपर आगे पीछे जा रही। तो देखो ये वही सिस्टम में कन्वर्ट हो गई, 2 ब्लॉक मूविंग ऑन अ सरफेस, और वो सरफेस अब ग्राउंड ना होकर सी हो जाएगा। बिल्कुल आसान, ये तो 2 ब्लॉक सिस्टम में ही कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक आएगा बात कि सर सी की सरफेस फ्रिक्शन होगा तो उसको हमको ग्राउंड की तरह जैसे हम ट्रीट करते थे वैसे फ्रिक्शन डील करना पड़ेगा। बिल्कुल वही करना पड़ेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं बच्चों, बिल्कुल वैसे सॉल्व। अब जब ए और बी को एज अ सिस्टम आप कंसिडर करोगे तब आप देखोगे क्या भैया ए और बी एक साथ मूव कर रहे हैं या ए और बी अलग अलग मूव कर रहे हैं। उसको चेक करने का पूरा प्रोसीजर है कि ए और बी के बीच में रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन पता करो और ए और बी के बीच में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन देखो। अगर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू से कम है तो ए और बी एक साथ आगे चल पाएंगे, वरना वो अलग अलग मूव करेंगे। बात समझ गए? तो ये तो हो गया पहला। दूसरा केस कब आएगा भाई, अगर हमने पता लगाया इन तीनों ब्लॉक के बारे में क्या ये मूव कर पाएंगे, जैसे नेट फोर्स इन पर अगर मैं निकालूं वो सी और ग्राउंड के बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर उससे ज़्यादा होगी, मतलब सी और ग्राउंड के बीच में जो ग्लू लगा हुआ है अगर फोर्स उससे ज़्यादा होगी तभी तो ये तीनों ब्लॉक आगे बढ़ पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर कौन कौन से केस हो सकते हैं कि भाई ब्लॉक्स मूविंग टुगेदर, तीनों ब्लॉक एक साथ आगे बढ़ रही हैं, या क्या हो सकता है तीसरा केस ब्लॉक्स मूविंग सेपरेटली, अलग अलग, ए अलग मूव कर रही, बी अलग, सी अलग, मतलब मूव करने का मतलब है एक्सेलरेशन अलग अलग हो रहा है। ए बी पर स्लिप हो रही, बी सी पर स्लिप हो रही और सी ग्राउंड पे स्लिप हो रही। बात समझे? चौथा पॉइंट क्या है, ए एंड बी मूविंग टुगेदर। ये भी हो सकता है कि 2 ब्लॉक आपस में चिपक के एक साथ बढ़े, सी वाली अलग बढ़े, या बी और सी मूविंग टुगेदर, मतलब कि ए अलग बढ़े और बी और सी एक साथ बढ़े। तो इनमें से कोई एक पॉइंट होगा। हमें सॉल्व बिल्कुल 2 ब्लॉक सिस्टम की तरह करना है। मैं
20 बार बता चुका हूँ, इसको देख लो एक बार, ठीक है। अब बच्चों स्टेप्स टू सॉल्व में बिल्कुल कॉमन स्टेप वही है बच्चों, जैसा 2 ब्लॉक सिस्टम में करते थे। सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ द कंबाइंड FBD एंड चेक फॉर द मोशन ऑफ लोवेस्ट ब्लॉक। यहाँ पर बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, क्या करना है, आपको मैं कुछ चीज़ें रिवाइज करवा देता हूँ। रिवाइज ऐसे करा देता हूँ कि मान लो ये हमारी 3 ब्लॉक है, ठीक है, कह दोगे सर ठीक है। और मान लेते हैं कि भाई A पर भी फोर्स लग रही है, B पर भी फोर्स लग रही है और C पर भी फोर्स लग रही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो सकता है किसी एक ब्लॉक पर ही लगे, किसी 2 पर लगे, 3 पे लगे, बात समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब इस सरफेस को A और B की कॉन्टैक्ट को 1, B और C का 2 और C और ग्राउंड का 3 हो जाएगा। आपको म्यू एस और म्यू के की वैल्यू हर एक सरफेस के लिए दी होंगी। जैसे 1 के लिए क्या होगा, म्यू एस 1 मान लेते हैं, म्यू के 1 मान लेते हैं, जैसे हम लोग करते आ रहे थे। ये 2 सरफेस जो है यानी बी और सी का कॉन्टैक्ट, वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस 2 और म्यू के 2, ये हो जाएगा म्यू एस 3 और म्यू के 3। हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। 1 पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो मान लेते हैं N1 है, ठीक है, B पर जो है वो N2 है और C पर जो है वो N3 है। ये सब हमको पता है। तो सबसे पहला काम बच्चों, हम लोग जब कंबाइंड FBD ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग नेट फोर्स पता करेंगे जो एक्सटर्नल लग रही है इस पर, और C और ग्राउंड के बीच में लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन FL3। FL3 बच्चों क्या हो जाएगा, FL3 हो जाएगा म्यू S3 इंटू N3। हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे बिल्कुल हो जाएगा सर। इन केस अगर नेट सम ऑफ फोर्सेस FL3 से ज़्यादा होगी या उससे बराबर होगी, तब हम कह देंगे ब्लॉक्स विल मूव, यानी कि आगे बढ़ेंगी। और आगे जब बढ़ेंगी तो हम कंबाइंड एक्सेलरेशन निकालेंगे। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लो मास ऑफ ब्लॉक ए MA है तो ये MAG हो जाएगा। उसी तरह से N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये N2 के ऊपर कितने ब्लॉक का वेट है, A और B, जैसे हम लोग जानते हैं, तो MA प्लस MB इंटू G हो जाएगी। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, टेंशन मत लो, ये सब आपको तुरंत निकाल लोगे। N3 क्या हो जाएगा, MA प्लस MB प्लस MC, तीनों ब्लॉक का मास इंटू G। तो जब आपको N1, N2, N3 पता चल जाएंगे तो सबसे पहला काम बच्चों यही करना कि फ्रिक्शन की सारी वैल्यूज़ पता कर लेना जो कि हमें अवेलेबल फ्रिक्शन है। जैसे कि आप FL1, FK1 पता कर लेना। अब आप वैसी बात है कि भाई FL1 क्या हो जाएगा, देखो FL1 हो जाएगा म्यू S1 इंटू N1। उसी तरह से FK1 क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू K1 इंटू N1। उसी तरह से FL2 क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू बिटवीन B एंड C, वो हो जाएगी म्यू S2 इंटू N2। और FK2 कितना हो जाएगा, म्यू K2 इंटू N2। उसी तरह से FL3 आप निकाल चुके हो, FK3 कितना हो जाएगा, म्यू K3 इंटू N3। ये हो जाएगा। ये सारी वैल्यू आप पता कर लेना बच्चों, क्योंकि इनकी आपको यूज़ करना पड़ेगा सॉरी, ठीक है। इसको देखो फिर आगे बढ़ते हैं। समझ गए। अब फिर वही जैसे हम लोग बच्चों करते आ रहे हैं 2 ब्लॉक सिस्टम में, अब हम क्या करेंगे, कंबाइंड एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि हमने एक बार को पता कर लिया है कि मोशन भैया होगा, और जब आपको पता चल जाए कि तीनों ब्लॉक इस ग्राउंड के ऊपर चलेंगी, कैसे चलेंगी वो नहीं पता कि एक साथ चलेंगी अलग अलग, लेकिन चलेंगी, तो ऑब्वियस ही बात है कि सी और ग्राउंड के बीच में मोशन कैसा हो गया, वो तो स्लिपिंग होने लगी ना। तो अब जो कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन हो गई वो कैसी हो गई, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो चेक करने के लिए आप यूज करोगे स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेकिन जब एक बार आपने चेक कर लिया कि हाँ भैया मोशन हो रहा है, तब हमेशा आपको काइनेटिक फ्रिक्शन वैल्यू लेनी है। कंफ्यूज मत हो जाना, जिन क्वेश्चंस में म्यू की सिर्फ एक वैल्यू दी होगी उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काइनेटिक स्टैटिक हर जगह वही वैल्यू लेनी। लेकिन जहां पर अलग अलग दे रखा होगा, एक बार ये स्टैब्लिश करने के बाद कि मोशन हो रहा है या नहीं, स्लिपिंग हो रही है कि नहीं, स्लिपिंग हो रही है तो काइनेटिक वैल्यू लोगे। तो यहां पर अब हम लोग कंबाइंड एक्सेलरेशन निकालेंगे। ग्राउंड ये था हमारा A B C, इस पे कंबाइंड फोर्स सिग्मा F लग रही मान लो C और ग्राउंड के बीच में, ये हो गई FK3। अब FK3 क्यों मान लिया, क्योंकि अब हमने पता लगा लिया है कि मोशन होगा। तो यहाँ से कंबाइंड एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बच्चों पूरे सिस्टम का, सिग्मा F माइनस FK3 अपॉन टोटल मास। टोटल मास क्या हो जाएगा, MA प्लस MB प्लस MC, ठीक।
कह दोगे सर ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं हमें। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब ए और बी को आपको 2 ब्लॉक सिस्टम कंसीडर कर लेना है कि भैया ये पता लगाओ कि क्या ए और बी एक साथ मूव कर पाएंगे। तो अभी सी को भूल जाओ, अभी सी से कोई मतलब नहीं है। आपने टोटल सिस्टम का एक्सेलरेशन पता कर लिया। कंसीडर ए एंड बी टुगेदर। मान लो कि ए और बी टुगेदर आगे बढ़ रहे हैं, और किस एक्सेलरेशन से बच्चों आगे बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं एसी एक्सेलरेशन से, मतलब ये वाले कंबाइंड एक्सेलरेशन। तो ए और बी, ए पर फोर्स मान लो F1 लग रहा है जैसे अभी मैंने बताया, बी पर क्या लग रहा है, F2 लग रहा है। इन दोनों का कंबाइंड एक्सेलरेशन क्या है, एसी। तो इसको चेक करने के लिए कि क्या ये दोनों एक साथ एसी एक्सेलरेशन से आगे बढ़ पाएंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन पता करेंगे जैसे करते आ रहे थे। ठीक, तो अब देखो ए का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो देखो बच्चों क्या होगा, ये हो जाएगा F1, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हम मान लेते हैं F1 है, स्मॉल f1 यानी फ्रिक्शन की रिक्वायर्ड वैल्यू। और बी पर बच्चों क्या हो जाएगा, बी पर देखो, बी पर इसका अपोजिट हो जाएगा F1, और ये हो जाएगा F2। हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। और इस पूरे सिस्टम का कंबाइंड एक्सेलरेशन AC हम ये वाला ले लेंगे, तीनों ब्लॉक वाला। ए और बी को टुगेदर कंसीडर करने का ये मतलब नहीं है कि सी को आप भूल ही गए हो। सी भूलने का मतलब ये है कि अभी आपको ध्यान सिर्फ ए और बी पर देना है। बात समझ गया, सारी मैक्सिमम वैल्यूज आप निकाल चुके हो, यानी फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, काइनेटिक वैल्यू आप निकाल चुके हो। अब देखो फॉर ए को आगे बढ़ाने के लिए विथ एक्सेलरेशन सी, नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए, मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ए सी। नेट फोर्स कितनी है, F1 माइनस का स्मॉल f1 इज इक्वल टू ma इंटू ए सी। यही तो करते थे बच्चों। अब यहाँ से F1 जो है, जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, वो पता चल जाएगी। अगर ये रिक्वायर्ड वैल्यू आपकी लेस देन या इक्वल टू होगी कौन सी वैल्यू से, FL1 से, जो कि आप यहाँ पे निकाल चुके हो, ये देखो निकाल चुके हो। इसीलिए मैंने कहा ये सब वैल्यू पहले निकाल लेना क्योंकि उनका यूज होगा। ये क्या है, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि भैया जो आपने मान रखा है, मींस ए एंड बी विल मूव टुगेदर विथ एक्सेलरेशन AC and friction between A and B is F1। मतलब अगर मान लो फ्रिक्शन भी पूछ लिया जाए तो वो F1 हो जाएगा। अब FL1 नहीं होगा। जब भी आप फ्रिक्शन पता करना बच्चों, ये देखना कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है, F1 है या FL1 है। जो कम वैल्यू होगी वही आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू। तो इस केस में F1 कम आ रहा है तो ये हो जाएगी वैल्यू। बात समझ गए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि भैया ए और बी का कंबाइंड एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी। ऐसे मत लिखो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। एक्सेलरेशन ऑफ 1 एक्सेलरेशन ऑफ 2 इज इक्वल टू AC। इसको मैंने ऐसे कह दिया है। बात समझ गए कि 1 यानी कि A का एक्सेलरेशन, A2 यानी कि B का एक्सेलरेशन, ये दोनों सेम होंगे और कितना होगा, AC। इसको देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भैया ठीक है, समझ गए, इतना हम लोग समझ गए। अब जब आपको ये पता चल गया कि भाई हाँ A और B जो है टुगेदर मूव कर रहे हैं, तब आपको पता है क्या करना। अब आपका सिस्टम फिर से 2 ब्लॉक सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। ए और बी आपके टुगेदर मूव कर रहे हैं तो उनको एक ही ब्लॉक मान लो, और सी वाला तीसरा है। अब ये देखो क्या ए और बी सी के ऊपर टुगेदर मूव कर पा रहे हैं कि नहीं। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। अब क्या करना है, कंसीडर ए एंड बी, ए बी एंड सी टुगेदर। ए बी एंड सी मतलब ए बी को तो एक साथ मान ही लिया है और सी को टुगेदर आपको देखना है। तो ए बी ये ऐसे है, ऐसे ड्रॉ करना बच्चों। देखो ध्यान से समझो, इसके ऊपर जो भी फोर्स लग रही है इनसे अब ज़्यादा मतलब रहेगा नहीं, क्योंकि हमें बी और सी की सरफेस को चेक करना है। ठीक है, ये हो गया सी, इस पर फोर्स लग रही थी F3। ठीक, तो ए और बी को अलग कर लो। अभी ए
बी, इसको अलग करने का मतलब है इनको हमें फ्रिक्शन दिखाना है बी और सी के बीच में, ठीक है। अब देखो ये सिस्टम किस एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, ए सी, भाई ए और बी तो बढ़ ही रहे हैं। अब हमें चेक करना है क्या सी ए सी एक्सेलरेशन से बढ़ पाएगा कि नहीं। तो उसके लिए हमने क्या करा, देखो ये है सी पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, F3 डायरेक्शन। अब देखो कंफ्यूज क्या होगे, जब तुम ये करोगे तो ऐसा क्या होगा कि बी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स भैया किस डायरेक्शन में होगी, तुम खुद दिमाग लगाओ। बी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स अभी हम लोगों ने पता करा कि भैया ए और बी ए सी से आगे बढ़ रहे हैं, तो सी के ऊपर ए किस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा कि नहीं। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे यहाँ पर दिखा सकते हो, ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा F2, और सी सरफेस के ऊपर किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और आपको पता है कि स्लिपिंग हो रही है, तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट Fk3 ले सकते हो, F3 भी लिख सकते हो Fk3, क्योंकि ये तो आप सबसे पहले पता कर चुके हो कि सी ग्राउंड के ऊपर आगे मूव कर रहा है, बात समझ गए। तो Fk3 आपने ले लिया। अब आपको बस F2 पता करना है कि F2 कितना है, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है AC, बात समझिए। तो आप देखो कि कैसे पता करेंगे हम लोग। F2 पता करने के लिए क्या करो, आप C पे जो है वो लगा दो, क्या सिग्मा F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, AC, मास ऑफ C, नेट फोर्स इन ऑन C इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो देखो कौन कौन सी, F3 है एक्सटर्नल फोर्स, प्लस F2 है, ठीक है, और माइनस Fk3 है। माइनस क्यों, क्योंकि भैया ये अपोजिट डायरेक्शन में, इज इक्वल टू MC इंटू AC, ठीक, इतना आ गया। अब यहाँ से बच्चों आपको क्या पता चल जाएगा, F2 पता चल जाएगा। F2 आप निकाल लोगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Fk3 प्लस MCAC माइनस F3, ये हो जाएगा, ये सारे वैल्यू उधर लेके चले गए। तो F2 आपको रिक्वायर्ड वैल्यू पता चल गई, और FL2 आपको पता है, वो आप सबसे पहले निकाल चुके हो। FL2 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो कि बी और सी के बीच में हो सकती है, μs2 इंटू N2। तब आप यहां से क्या चेक करोगे, इफ F2 इज लेस देन इक्वल टू FL2, तब क्या होगा, ब्लॉक्स AB एंड C will move together, ठीक है, ए बी और सी टुगेदर मूव करेंगे, और इस केस में एक्सेलरेशन ऑफ 1, एक्सेलरेशन ऑफ 2, एक्सेलरेशन ऑफ 3, ये सब हो जाएगा AC, यानी कि ए का एक्सेलरेशन, बी का एक्सेलरेशन, सी का एक्सेलरेशन सब AC हो जाएगा। ए और बी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स F1 निकाल ली थी, बी और सी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स F2 है, और सी और ग्राउंड के बीच में Fk3 है। बस आंसर आ गया, बात समझ गए, ये आपका आंसर आ चुका है। लेकिन ये आंसर बच्चों तभी आया है जब सबसे पहले आपने ये एस्टेब्लिश कर लिया कि ए और बी एक साथ चल रही हैं, यहाँ से आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होना चालू हुई है, बात समझ रहे। उसको शुरुआत से देख लो, ये सब कुछ पूरी कहानी, इसको बच्चों नोट डाउन कर लेना, ठीक है, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, चिंता मत करो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अगर ए और बी एक साथ ना चले, मतलब मैं यहाँ पर अब लिखने वाला हूँ क्या, इफ F1 इज ग्रेटर देन FL1, तब क्या होगा बच्चों। भाई ऑब्वियस सी बात है, ए और बी में जो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, अगर मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा होगी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, तब क्या होगा, ए बी के ऊपर ए एंड बी विल मूव सेपरेटली चलेंगे, और इस केस में ए का इस केस में ए का एक्सेलरेशन बी के एक्सेलरेशन से अलग होगा। तो सबसे पहले हम ए को कंसीडर करेंगे, टॉप मोस्ट जो ब्लॉक है उसको कंसीडर करेंगे, उस पर कौन सी फोर्स लग रही थी, F1। अब देखो आपने एक बार स्टैब्लिश कर लिया कि भैया ए स्लिप हो रही है, ए बी के साथ चिपक के नहीं चल रही, ए और बी के बीच में स्लिपिंग हो रही, तो जहां स्लिपिंग होगी वहां आप फ्रिक्शन की वैल्यू क्या ले लोगे, Fk1 ले लोगे, काइनेटिक वैल्यू ले लोगे, इतना हम लोग पता कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपको सिंपली क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालना है, तो ये A1 मान लेते हैं। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ एक्सेलरेशन, मास ऑफ एक्सेलरेशन बता रहा हूँ, क्या बोलो, मास ऑफ ब्लॉक ए इंटू A1,
ठीक है। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर दो, सिग्मा एफ के कितना है F1 माइनस एफ के वन आप पहले ही निकाल चुके हो, जिसकी वैल्यू होगी म्यू के वन इंटू एन वन इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू ए वन। यहाँ से आप A1 की वैल्यू आपको पता चल जाएगी और F1 की भी वैल्यू पता है जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर है। जब आप ये सब पता कर लो तब आपको एक चीज़ और देखनी है कि भैया ए तो अलग मूव कर रहा है, अब हमें बी और सी को चेक करना है। तो बी और सी के लिए अब कहानी अलग हो गई है बच्चों। पता है क्या हुआ, अब बी और सी के लिए जो कंबाइंड एक्सेलरेशन है वो AC नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए तो अलग मूव करने लगा है। अब हमें नया कंबाइंड एक्सेलरेशन पता करना पड़ेगा। अब बी और सी आपकी एक नई प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गई। अब समझ लो ए अगर अलग मूव करने लगा तो ए को अब बिल्कुल हटा देना है, ए से ज्यादा मतलब नहीं रखना है। बस आपको क्या करना है, नाउ कंसीडर बी एंड सी टुगेदर। तो बी एंड सी टुगेदर का मतलब बच्चों ये नहीं है कि ए को आपको हटा ही देना, ए का इफेक्ट सब रहेगा, बस क्या है ए अलग मूव करेगा। ठीक है, तो ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये फोर्स लग रही थी F2, ये लग रही है F3, ये लग रही है, और ग्राउंड और इसके बीच में अभी हमें पता नहीं क्या है। ठीक है, वो सब हम लोग अभी देखेंगे। यहाँ पर अब बच्चों जो आपको कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है AC, वो बिल्कुल अलग है। ये वैल्यू जो ग्राउंड और इसके बीच में है ये Fk3 ही रहेगी। भाई अगर मोशन आपने एक बार इस्टेब्लिश कर लिया, मोशन तो पहली बार में इस्टेब्लिश हो गया है कि C ग्राउंड के ऊपर आगे बढ़ रहा है, तो C और ग्राउंड के बीच में हमेशा फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा। बात समझ गए, क्योंकि मोशन स्लिपिंग हो रही। अब जो आप AC निकालोगे बच्चा, वो पता है क्या होगी, नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम। अब A को भूल जाओ क्योंकि A तो अलग एक्सेलरेशन, अब नया एक कंबाइंड एक्सेलरेशन आ गया, तो ये हो जाएगा F2 प्लस F3, ये हो गया नेट फोर्स इस डायरेक्शन में माइनस Fk3 अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अब टोटल मास में बच्चों देखो ए का मास मत ले लेना, इसीलिए मैंने अलग से लिखा है। क्यों? क्योंकि ए तो अब अलग एक्सेलरेशन कर रहा है, उसका इन दोनों के एक्सेलरेशन में कोई रोल नहीं है। बस ए का एक ही इफेक्ट है कि इसका लोड नीचे ट्रांसमिट हो रहा है, इसलिए Fk3 और Fl3 की वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। लेकिन एक्सेलरेशन में इसका कोई, भाई देखो वेट तो उतना ही ट्रांसमिट होगा, बस क्या होगा कि ये अलग एक्सेलरेशन A1 करेगा। बात समझ गए? जब आप ये पता कर लो तो तब आपको फिर से वही कहानी रिपीट करनी है फॉर बी एंड सी। नाउ चेक वेदर बी एंड सी कैन मूव टुगेदर with न्यू एक्सेलरेशन AC, जो हमने नया कैलकुलेट। अब देखो एक बहुत बड़ा ब्लंडर बच्चों हो गया बताने के चक्कर में आपको। A को जब हटा दोगे तो हटाने का मतलब ये तो है नहीं कि जो A का इफेक्ट है इसकी फोर्स की डायरेक्शन वो हट जाएगा। भाई A के ऊपर कितनी फ्रिक्शन फोर्स लग रही थी, Fk1 लग रही थी, तो सरफेस तो एक कॉमन है, यहाँ पर भी तो Fk1 आएगी कि नहीं आएगी भैया? बिल्कुल आएगी बच्चों। Fk1 कहाँ चली जाएगी, फोर्स तो रहेगी ही ना। तो यहाँ पर एक माइनस का नहीं प्लस का Fk1 भी दिखा दो। बात समझ गए कि नहीं? सारी फोर्सेस इस डायरेक्शन में Fk1 F2 F3 ऐसे। ब्लॉक बी पर जितनी फोर्सेस लग रही, अब बी और सी के बीच में जो फोर्स है वो तो इंटरनल फोर्स है, लेकिन हम बी और सी का जब कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उसमें ये वाली फोर्स तो दिखाई देगी ना। तो ये भी दिख रही है, एक्सटर्नल फोर्स भी दिख रही है और सी और ग्राउंड वाली फोर्स भी दिख रही है। देखो ये भूल मत जाना, ये बहुत बच्चे, देखो मैं ही आपको बताते बताते भूल गया, लेकिन ऐसा नहीं है, वो गलत हो जाएगा आंसर। जब आप इतना सब कर लो बच्चों तो फिर से वही सब कहानी चालू कर देना। अब क्या करोगे, मुझे बताना पड़ेगा क्या आपको कि कर लोगे? चलो बता ही देता हूँ, जल्दी से बताता हूँ। क्या करेंगे हम लोग, बी को कंसीडर करेंगे। सबसे पहले बी को देखेंगे। बी को देखा भैया, बी पर फोर्स कौन कौन सी लग रही है, एक F2 लग रही है, एक कौन सी लग रही, Fk1 लग रही है। अब सारी फोर्सेस, जिस फोर्स का डायरेक्शन पता करना है उसको छोड़ो, कौन सी बाकी दो फोर्सेस Fk1 और F2, और पूरा सिस्टम एक्सेलरेट भी इस डायरेक्शन में कर रहा है, नेट फोर्स इसको इस डायरेक्शन में ले जाना चाह रही है। तो बी और सी के बीच में फोर्स अगर F2 मान लें तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगी। सी के ऊपर दिखा दो अगर सारी फोर्सेस, तो ये हो गया F3, ये हो गया F2 और ये हो गया आपका Fk3। हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फॉर बी हम क्या करेंगे,
समेशन ऑफ एफ नेट सम ऑफ फोर्सेस इक्वल टू मास ऑफ बी इनटू एसी। अब यहाँ पर जो एसी लेना बच्चों, वो ये पुराना वाला एसी मत ले लेना, ये जो नया वाला एसी निकाला है आपने, नया कंबाइंड एक्सेलरेशन, वो लेना। तो नेट फोर्स बी पर कितनी लग रही है, F2 प्लस Fk1 माइनस F2 इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू ए सी। यहाँ से आप F2 पता कर लोगे, बिल्कुल पता चल जाएगा आपको। जब F2 पता कर लोगे तो ये चेक करोगे, क्या चेक करोगे, इफ़ F2, इसको देखो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ, ये थोड़ा हौच-पौच हो गया लेकिन समझ जाओगे आप। देखो बच्चों, मैं इतना डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन आपको कभी प्रॉब्लम ना दे, ठीक है। इफ़ F2 क्या, रिक्वायर्ड इज लेस देन और इक्वल टू FL2, B and C will move together, ठीक है। तब ये दोनों एक साथ चलेंगी और किस एक्सेलरेशन से चलेंगी, विथ एक्सेलरेशन AC। AC कौन सा AC, नया वाला AC, पुराना AC नहीं, ठीक है। और यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फ्रिक्शन बिटवीन B एंड C कितना हो जाएगा, जैसे सब करते आ रहे हैं, फ्रिक्शन बिटवीन B एंड C कितना हो जाएगा, F2 के बराबर हो जाएगा। FL2 नहीं, जो लोवेस्ट वैल्यू है इन दोनों में वो लोगे, मिनिमम वैल्यू। तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर F2 की वैल्यू ज़्यादा आ जाए FL2 से, मतलब भैया फ्रिक्शन आपका जो अवेलेबल फ्रिक्शन है वो इतना नहीं है कि इन दोनों को मूव करा पाए, तब क्या होगा, B एंड C विल मूव सेपरेटली। तब तो और आसान है, तब तो और आसान हो गया। आसान मतलब आसान नहीं हुआ है, अब आपको थोड़ा कैलकुलेशन और करना पड़ेगा। अब भैया क्या कह रहा है कि जब सेपरेटली मूव करेगा, इसका मतलब क्या है कि बी के ऊपर जो बाकी फोर्सेस लग रही थी वो तो वैसे ही रहेंगी, Fk1, और ये हो जाएगी F2, लेकिन बी क्योंकि सी पर स्लिप कर रहा है, अब यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी Fk2 हो जाएगी। बात समझिए। और इसका कंबाइंड बी का एक्सेलरेशन मान लेना A2, तो यहाँ से नेट सम ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, मास ऑफ बी इंटू A2। उसी तरह C पर ड्रॉ कर दो, तो C पर कौन कौन सी फोर्सेस है, ये है F3, ये है Fk2, और ये तो Fk3 लग ही रहा था। तो Fk2 K3 पता होगा, F3 पता होगा, इसका एक्सेलरेशन अगर हम मान ले A3 है, तो नेट सम ऑफ फोर्सेस ऑन C इज इक्वल टू मास ऑफ C इंटू A3। तो यहाँ से A3 पता चल जाएगा, तो A1 A2 A3 पता चल गया, A और B के बीच में फ्रिक्शन Fk1, B और C के बीच में फ्रिक्शन Fk2, C और ग्राउंड के बीच में Fk3, सब पता चल गया। समझ गए। ये बच्चों पूरी कहानी मैंने इसीलिए समझाई है ताकि आप जो है घबराओ मत, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, करना कुछ नहीं है, 2 ब्लॉक सिस्टम ही अप्लाई करना है। पहले शुरुआत की 2 ब्लॉक देखो, अगर साथ में चल रही बहुत अच्छा है, उनको एक साथ कंसीडर करके देखो सी पर चल पा रही है कि नहीं चल रही है, तो ए का एक्सेलरेशन अलग निकाल दो, बी और सी को एक सिस्टम मान के फिर से पूरी कहानी रिपीट करो 2 ब्लॉक सिस्टम वाली। यही करते रहना है आपको। इसको लिख बच्चों जरूर लेना, ठीक है। बहुत मेहनत करके ये सब मैं सोच रहा था कि कैसे बताऊं आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मुझे लग रहा है कि मैंने इतना बता दिया है कि आप कंफ्यूज तो नहीं होगे। अगर हो रहे हो तो कमेंट कर देना, जिस पॉइंट पर भी आपको डाउट हुआ हो मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। चलो, अब ये जो बच्चों मैंने यहाँ पर सब बताया उसको मैंने पॉइंट में लिख दिया था। स्टेप 1 क्या था, फाइंड द ड्रॉ द कंबाइंड FBD और AC पता करना था। दूसरा स्टेप देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया, जितना सब मैंने करा है वो सब लिख दिया है। क्या लिखा है, find combined acceleration AC of all 3 blocks and then check for the top block A whether it can move together with B. If yes, again check whether A and B together can move along with block C. If not, find acceleration of block A. Now find the combined acceleration AC of the remaining 2 blocks. देखो जैसे मैंने अभी बताया था, and check whether they can move together. If no, find their separate acceleration. यही तो हम लोग कर रहे हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है मैंने लिखा, ये अलग से कुछ पॉइंट लिख दिए। ऑलवेज टेक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन वेदर इट इज स्टैटिक और काइनेटिक। देखो मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में आप लकी रहे और म्यू की वैल्यू सिर्फ एक ही दे रखी होगी, मतलब म्यू एस और म्यू के को अलग अलग नहीं करा है, तब तो आंसर आपके सही आएंगे। लेकिन बच्चे ये भी बहुत गलती करते हैं, म्यू एस की जगह म्यू के ले लेंगे, म्यू के की जगह म्यू। तो जहाँ पर आपने एक बार इस्टेब्लिश कर लिया कि भैया स्लिपिंग होगी, मोशन होगा, अलग अलग मोशन होगा, तो वहाँ पर म्यू के ले लेना है। चेक करने के लिए हमेशा कि मोशन होगा या नहीं, तो वो आपको म्यू एस की ही वैल्यू लेनी है। बात समझ में आ रही भाई, उसको जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन को पार करोगे तभी तो मूव कर पाओगे। और यहाँ पर क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, बेसिकली वी आर सॉल्विंग 2 ब्लॉक्स एट अ टाइम
ए बी एंड बी सी। अरे ये तो मैंने अभी बताया कि हम लोग बेसिकली कर टू ही ब्लॉक सिस्टम रहे, पहले ए बी को सॉल्व करें फिर बी सी को सॉल्व करें। हाँ समझ गए। चलो ये तो सर बहुत कहानी बता दी है, अब कोई एक रियल क्वेश्चन भी लगा के दिखा दो तो हमारा भला हो जाएगा कुछ। देखो बच्चों एक रियल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन की भी डायरेक्शन यहाँ से हम लोग जो पहला मैंने बताया था वो भी क्लियर हो जाएंगे। यहाँ देखो 3 ब्लॉक हैं ए बी और सी। ए पर 25 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, बी पे उस डायरेक्शन पे, सी पे इस डायरेक्शन। तो यहाँ अलग अलग फोर्सेस है, तो आपको कन्फ्यूजन जो भी होना था वो भी क्लियर हो जाएगा। अब देखो ईच ब्लॉक हैज़ अ मास ऑफ 10 kg। तो यहाँ पर क्या दे रखा है भैया कि एम ए एम बी और एम सी की वैल्यू तीनों बराबर हैं, और तीनों कितनी है 10 kg हैं। बिल्कुल ठीक बात। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन एट ईच सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन ब्लॉक्स आर म्यू एस की वैल्यू दे रखी है भाई 0.3 और म्यू के की वैल्यू दे रखी है 0.2 रेस्पेक्टिवली। मतलब कह रहा है कि जो भी कॉन्टैक्ट सरफेस है, चाहे वो ए बी हो या बी सी हो, उनके बीच में जब भी म्यू एस लोगे तो वो 0.3 लोगे, म्यू के लोगे तो 0.2 लोगे। द ग्राउंड इज स्मूथ। चलो एक चीज़ अच्छी कर दी कि ग्राउंड स्मूथ है, तो हमको सरफेस 3 की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, ग्राउंड स्मूथ है। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक व्हेन द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एज शोन आर अप्लाइड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन। ये सरफेस 1 मान लो, ये सरफेस 2 मान लो, ये सरफेस 3 मान लो। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम बच्चों हम लोग नॉर्मल रिएक्शन पता करेंगे। N1 क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा मास ऑफ A इंटू ग्रेविटी। तो मास ऑफ A कितना है 10 kg इंटू जी, तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन। हो जाएगा कि नहीं। उसी तरह N2 कितना हो जाएगा, N2 के ऊपर कितनी ब्लॉक हैं, 2, मतलब सरफेस 2 के A और B, तो ये हो जाएगा 20 जी, ये हो जाएगा 200 न्यूटन। उसी तरह से N3 कितना हो जाएगा बच्चों 30 जी, तो ये हो जाएगा 300 न्यूटन। हो जाएगा कि नहीं। अब आप क्या करोगे, FL1 यानी कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एट 1, काइनेटिक वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एट 1, ये सब पता कर लोगे। उसी तरह FL2 और FK2 और 3 पर पता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्मूथ है। पहले ये सब पता करके रख लो ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसको देखो फिर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ। FL1 यानी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एट सरफेस 1, वो क्या हो जाएगा म्यू एस, क्योंकि ये तो हमेशा वही लेनी है जहाँ पर भी कॉमन दे रखी है, म्यू एस इंटू N1। म्यू एस कितना है 0.3 इंटू N1 100, तो क्या हो जाएगा 0.3 इंटू 100, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका कितना 30 न्यूटन। आ जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। उसी तरह से FK1 कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा म्यू के इंटू N1। म्यू के है आपका 0.2 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन। ठीक है। उसी तरह FL2 क्या हो जाएगा, FL2 हो जाएगा म्यू एस इंटू N2। म्यू एस है 0.3, N2 है आपका 200, तो ये आ जाएगा 60 न्यूटन। उसी तरह से FK2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू के इंटू N2। म्यू के है आपका 0.2, N2 है आपका 200, तो ये हो जाएगा 40 न्यूटन। हो जाएगा कि नहीं। तो आपने सारी वैल्यू देखो पता कर ली। 3 वाली सरफेस स्मूथ है, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब आपको क्या करना है, अब सबसे पहला काम आप क्या करोगे, सबसे पहला काम कंबाइंड एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो बच्चों पहले तो हमें यही चेक करना पड़ेगा क्या ये ब्लॉक तीनों इस सरफेस में मूव भी कर पाएंगे। नेट सम ऑफ फोर्सेस बच्चों देखो क्या होगा, यहाँ पर 100 न्यूटन उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो 100 माइनस पूरे सिस्टम को एज आ मानो, एक होल सिस्टम मानो, तो इस पूरे सिस्टम पे कौन कौन से फोर्सेस है, 100 माइनस का 25 माइनस का 15, इस डायरेक्शन को माइनस मान लो, मतलब ये वाली जो है माइनस मैंने ले ली, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 60 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा कि नहीं। 40 100 माइनस 40 60 न्यूटन आ जाएगा। तो जब 60 न्यूटन का फोर्स आया और वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, वो इस पूरे सिस्टम में यानी ABC पर 60 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, और ग्राउंड है आपका स्मूथ है, तो कोई रेजिस्टिव फोर्स भी नहीं। तो एक जो पहला वाला स्टेप होता था जिसमें हम पता लगाते थे कि सी मूव भी करेगा कि नहीं, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि मूव तो भैया कर रहा है, यानी सी और ग्राउंड के बीच में जो आपने कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन है वो इस्टेब्लिश कर ली है, मोशन हो रहा है, यानी सी और ग्राउंड के बीच में कैसा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है, ये आपने इस्टेब्लिश कर लिया है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, ठीक है। सिंस अब मैं क्या करूँगा, कंबाइंड FBD, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक लाइन लिखने वाला हूँ, कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सी एंड ग्राउंड इज काइनेटिक, सी एंड ग्राउंड इज
काइनेटिक। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि अरे हाँ, ये लिख क्यों रहा हूँ, ये तो सरफेस स्मूथ है, टेंशन की लेने की बात ही नहीं। तो देखो कंबाइंड एफबीटी अब मैं ड्रॉ करता हूँ, तो कंबाइंड एफबीटी में क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो ए बी सी फोर्सेस दिखा दो, ये हो गई 100 न्यूटन, ये हो गई कितनी 25, ये हो गई 15। ये पूरा सिस्टम है आपका, ठीक है, ये सिस्टम है। इस पर बच्चों जरा कंबाइंड एक्सेलरेशन निकालो, तो कितना हो जाएगा, नेट अभी फोर्स हमने निकाली अपॉन टोटल मास। टोटल मास आपका कितना हो जाएगा, ए और बी और सी का टोटल मास कितना है 30 किलोग्राम, और सिग्मा एफ अभी आप निकाल चुके हैं वो है 60 न्यूटन। तो 60 डिवाइडेड बाई 30 ये हो जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पूरा सिस्टम आपका ए सी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे एक्सेलरेट करेगा या नहीं, वो अभी हम चेक करेंगे। ठीक है, चलो समझ में आ गया। अब क्या करना है, ब्लॉक ए और बी को कंसीडर करना है। तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, क्या लिखने जा रहा हूँ, कंसीडरिंग ब्लॉक ए एंड बी। तो ए और बी टुगेदर मूव करेंगे कि नहीं वो देख लेते हैं। तो देखो बच्चों क्या करने जा रहा हूँ मैं, ये ए है और ये बी है, ये दोनों का कंबाइंड एक्सेलरेशन ए सी है जो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये है 25 न्यूटन, बी पे है 100 न्यूटन। बात समझ गए। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, अलग अलग हम लोग निकालेंगे, क्या इस पे फ्रिक्शन अलग अलग एज्यूम करेंगे। अब देखो क्या हो गया, अब आपको वो वाला डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ए और बी के बीच में फ्रिक्शन पता करना है, इस फ्रिक्शन को भूल जाओ। इसके अलावा कौन सी फोर्स इस पर लग रही है, एक्सटर्नल 25 न्यूटन, वो ए को किधर ले जाना चाह रही, इधर ले जाना चाह रही। तो इस पर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी, इसको F1 मान लो। बात समझ गए। देखो हम लोगों ने जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन समझा था, देखो आगे। और आप ऐसे भी सेकंड लॉ यूज़ करके भी बता सकते हो कि भैया जब हमने पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ए सी उस डायरेक्शन में माना है, तो ए पर तो फोर्स 25 न्यूटन इधर लग रही, तो उसको उधर कौन सी फोर्स एक्सेलरेट कर रही, तो कोई ना कोई फोर्स तो होनी चाहिए ना, वो F1 मान लो। ये कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों कि F1 जो आएगी वो आपने जो मानी वही आएगी, लेकिन आपको इनिशियल एज्यूम करने के लिए कुछ तो पता करना पड़ेगा ना। अब बी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस हैं बच्चों, बी के ऊपर देखो ये F1 इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, ये B है, ये इसका अपोजिट हो जाएगा F1, और इस पर फोर्स कितनी लग रही है 100 न्यूटन। और B और C के बीच में अभी कुछ कंसीडर करने की ज़रूरत है नहीं। देखो बच्चों मैं फिर बता रहा हूँ, B और C के बीच में अगर आप कंसीडर करोगे तो यहाँ पर भी तो एक फोर्स आपको दिखानी पड़ेगी। मैं ऐसे यहाँ पर C भी ड्रॉ कर देता हूँ, वरना आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। मैंने अभी क्या है, ए और बी को ले रखा है, तो यहाँ पर मैंने फोर्स दिखा दी। बी और सी के बीच में अभी मैंने फोर्स नहीं दिखाई है, तो इसका मतलब है कि मैं इसको ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यानी ए और बी को मैंने कंसीडर कर लिया। क्यों नहीं दिखा रहा हूँ बच्चों, इसका कारण है, सी को अगर मैंने हटा दिया तो सी की वजह से जो बी पर फ्रिक्शन है वो भी तो दिखाना पड़ेगा। अभी हमें बस चेक करना है क्या ये फ्रिक्शन इतना सफिशेंट है जो ए और बी को आगे एक साथ लेके जा सके। तो अब जरा देखते हैं, ए पर हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। तो ऑन ए सबसे टॉप मोस्ट ब्लॉक से स्टार्ट करना है, जैसे मैं सबसे पहले से बता रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, टॉप मोस्ट ब्लॉक पे कौन कौन सी फोर्स है, F1। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स देखो कौन सी है, F1 है, माइनस का 25, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 25 इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन। F1 माइनस 25 इज इक्वल टू मास ऑफ ए है 10, ये हो जाएगा 2, तो F1 की वैल्यू आ जाएगी 45 न्यूटन। आ जाएगी कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल आ जाएगी। और हमें पता है सिंस L1 कितना है, मतलब जो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर चुके हो। FL1 कहाँ निकाला था हम लोगों ने, FL1 है आपका 30 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भैया कि F1 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ग्रेटर देन FL1 होगी, ग्रेटर देन FL1 होगी। इसका मतलब A एंड B विल मूव सेपरेटली। बात समझे, यानी जो आपने माना था वो गलत हो गया, आप सेपरेटली मूव करेंगे। और एक चीज़, जब सेपरेटली मूव करेंगे तो ये तो आपने पता लगा लिया कि ए स्लिपिंग होगी, ए और बी एक साथ नहीं चलेंगे, ए की स्लिपिंग होगी। तो जब स्लिपिंग आपने स्टैब्लिश कर दी तो ये जो F1 की वैल्यू है अब कितनी हो जाएगी। कोई बच्चा कहेगा सर आपने बताया था F1 और FL1 में जो कम वैल्यू होगी वही आंसर होगा, FL1 की वैल्यू हो जाएगी जो फ्रिक्शन बिटवीन एंड। अरे गधे, मैंने ये बताया था कि ये कम वैल्यू तब लेंगे जब सिर्फ एक वैल्यू दे रखी हो।
बात समझना मेरी। अब यहाँ पर जब हमने इस्टेब्लिश कर, जब दोनों एक साथ चल रहे हैं तब तो F1 ही रहेगा, लेकिन जब स्लिपिंग स्टार्ट होगी, हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि स्लिपिंग हो रही है, तब F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Fk1 हो जाएगी। काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा ना भाई, अभी मैंने बताया था। तो Fk1 की वैल्यू कितनी है हम लोग निकाल चुके हैं, वो है 20 न्यूटन। तो ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो क्या सोचने लगते हैं कि भैया FL1 लेंगे क्या। पहले तुम ये देख लो कि टुगेदर मूव कर रही हैं, टुगेदर मूव कर रही हैं, तो जो तुमने निकाला है ये वैल्यू यही होगी वैल्यू F1 की, जो तुमने सेकेंड लॉ से वैल्यू निकाली है। अगर टुगेदर मूव नहीं कर रही और म्यू की सिर्फ एक वैल्यू दे रखी है, तो म्यू एस और म्यू के बराबर ही तो है, तब आप उसमें FL या FK दोनों ही एक ही वैल्यू होगी, वो वैल्यू ले लोगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो ठीक, तो ये हमें पता चल गया। अब हम सबसे पहला काम बच्चों पता है क्या करेंगे, ए का एक्सेलरेशन निकालेंगे। देखो अब देखो यहाँ पर सारे आपके जितने आपने कॉन्सेप्ट अभी पढ़े सब क्लियर हो जाएंगे। इस पर एक्सटर्नल फोर्स 25 न्यूटन लग रहा था, इस पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन F1 इस डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन अब कितना हो चुका है बच्चों, फ्रिक्शन अब हो चुका है Fk1, जिसकी वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन, क्योंकि हमने पता लगा लिया है कि ए स्लिप हो रही है ब्लॉक बी पे। अब यहाँ देखो 25 न्यूटन इस डायरेक्शन में, ये फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में होगी, 25 माइनस 20। अब माइनस मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, टुवर्ड्स लेफ्ट। टुवर्ड्स लेफ्ट का मतलब है कि जो नेट फोर्स लगेगी वो लेफ्ट डायरेक्शन में, वो कितनी हो जाएगी 5 न्यूटन हो जाएगी कि नहीं। और आप जानते हो एक्सेलरेशन ऑफ ए, अगर इसको 1 मान लें, यानी कि ये इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो नेट फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन मास ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 10, ये कितना आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा Fk1, जो कि आ जाएगा 20 न्यूटन। ये एक आंसर आया, ये एक आंसर आ गया आपका। अभी आपको A2 और A3 यानी ब्लॉक बी और सी का भी पता करना है। बात समझ गए कि नहीं? देखो हमने दो ब्लॉक को कंसीडर करा, इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स पहले देखिए रिक्वायर्ड और अवेलेबल कितनी है, रिक्वायर्ड की वैल्यू अवेलेबल से ज़्यादा आ रही है, तो यानी कि दोनों सेपरेटली मूव करेंगे, और मूव कर रही है इसका मतलब है काइनेटिक फ्रिक्शन है। फिर हमने यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दिया, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, अब हमने ए का तो पता लगा लिया, अब हम क्या करेंगे, टेक बी एंड सी टुगेदर, बी एंड सी टुगेदर, और सारी कहानी शुरुआत से फिर रिपीट करो। क्यों? क्योंकि अब हमें नया कंबाइंड एक्सेलरेशन पता करना पड़ेगा, क्योंकि ए अब स्लिप हो चुका है। तो बी और सी क्या है बच्चों, देखो 100 न्यूटन है यहाँ पर, देखो ध्यान से समझना, ये हो गया 100 न्यूटन, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये है आपका 15 न्यूटन। ठीक है, ग्राउंड स्मूथ है तो यहाँ पर कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ देखो यहाँ पर बच्चों, ये बी पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किस डायरेक्शन में, F1 इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये भी दिखानी पड़ेगी, ये कंफ्यूज मत होना। ए को हटाने का मतलब ये नहीं है कि ये आप दिखाओ ना, तो ये हो जाएगी आपकी Fk1, ये तो आप निकाल ही चुके हो। अब मैं मान लूँगा इसका कंबाइंड एक्सेलरेशन जो है ये कितनी आ रही है, देखो बच्चों ये आ रही है 20 न्यूटन आ रही है ना, तो अभी भी जो नेट फोर्स आपके पास आ रही है वो कितनी आ रही है, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 100 माइनस 15 माइनस 20, यही तो आ रही है। देखो 100 माइनस 35, तो ये आ गया 65 न्यूटन, और ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स। बच्चों डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है कि फोर्स देखो अभी तक आपके सारे स्टीरियोटाइप टूट गए ना दिमाग में। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में जा रहा था, तब देखो इधर हो गया, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग गया अपोजिट डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही? चलो तो यहाँ पर देखो टूवर्ड्स राइट, राइट की तरफ है, तो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन, कंबाइंड एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा, और वो होगा कितना, AC हो जाएगा सिग्मा एफ अपॉन मास ऑफ बी प्लस मास ऑफ सी। तो सिग्मा एफ कितना हो गया भाई, सिग्मा एफ हो गया 65 अपॉन 20, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 13 अपॉन 4, तो ये कितना आ जाएगा 3.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। अब हमें क्या चेक करना है भैया कि कॉमन एक्सेलरेशन तो हमने पता कर लिया, अब हमें देखना है क्या इस कॉमन एक्सेलरेशन से चल भी पाएंगे कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। तो ये दे रखा है 100 न्यूटन, ऊपर में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो है 20 न्यूटन,
और यहाँ पर जो फ्रिक्शन है, अब देखो ये फ्रिक्शन पता करना है, इसको छोड़ के बाकी सारी फोर्सेस किस डायरेक्शन में, 100 और 20 120 न्यूटन उधर ले जाएंगे, तो ये फोर्स हम मान लेते हैं ये है F2। सी का ड्रॉ करना चाहो तो कर लो, वैसे ज़रूरत है नहीं। ये हो जाएगा 15 न्यूटन, ये हो जाएगा F2। ठीक, अब बी के ऊपर फॉर बी न्यूटन सेकंड लॉ लगाओ, तो न्यूटन सेकंड लॉ ही से तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन हमेशा न्यूटन सेकंड लॉ से पता करनी है। तो यहाँ पर देखो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन AC। पूरा सिस्टम AC एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है। नया वाला AC लेना, ये जो 3.2 नया वाला AC मतलब AC खरीदना नहीं, मतलब जो AC अभी निकाला है, पुराना वाला मत ले लेना, क्योंकि अब AC मतलब नहीं रह गया। तो देखो सिग्मा F क्या हो जाएगी बच्चों, सिग्मा F हो जाएगा 100 प्लस 20 माइनस F2 हो जाएगा, F2 अपोजिट डायरेक्शन में है ना, इज इक्वल टू 10 इंटू 3.25 हो जाएगा। तो F2 की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, F2 की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा F2 इज इक्वल टू 120 होगा। ये मैंने, अरे देखो ये गलत हो गया, ये यहाँ पर 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में नहीं है, ये 20 न्यूटन है आपका इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है, ये AC इस डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा 100 माइनस का 20, तो 80 भी तो उधर ही जाएगा, तभी तो F2 अपोजिट डायरेक्शन में है। चलो तो ये सही है, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। तो क्या हो जाएगा, नेट सम ऑफ फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन 100 माइनस 20 माइनस F2 इज इक्वल टू 10 इंटू 3.25। 10 है मास ऑफ बी और AC का एक्सेलरेशन है 3.25। इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 80 माइनस F2 इज इक्वल टू 32.5। इसको निकालोगे वैल्यू तो कितनी आ जाएगी बच्चों, 80 माइनस 32.5 47.5 न्यूटन। और FL2 की वैल्यू बच्चों कितनी है, ये आप लोग निकाल चुके हो अभी। FL2 कितना आया था, FL2 आया है आपका 60 न्यूटन। चलो बढ़िया है, अब आपकी मेहनत कम हो गई, तो आपको ये मिल गया है 60 न्यूटन। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो हमारी मैक्सिमम अवेलेबल वैल्यू से कम है, मतलब हमें जो चाहिए उससे ज़्यादा ही हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ये देख लो एक बार। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, सिंस F2 इज लेस देन FL2 B एंड C विल मूव टुगेदर। अब आपका कहानी खत्म हो गई। विल मूव टुगेदर विथ A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 3.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और फ्रिक्शन बिटवीन B एंड C कितना होगा बच्चों, फ्रिक्शन बिटवीन B एंड C। अब देखो यही मैंने समझाने के लिए पहले बोला था कि अब B और C दोनों एक साथ चिपक के चल रहे हैं, तो उनके बीच में जो कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि उनके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकते हैं, 0 से मैक्सिमम वैल्यू। हमें रिक्वायर्ड कितनी है, इतनी, तो यही तो वैल्यू लगेगी 60 न्यूटन। इन दोनों में मिनिमम कौन सी, ये वाली, बात समझिए। तो ये वैल्यू हो जाएगी फ्रिक्शन बिटवीन B एंड C कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू 47.5 न्यूटन। और फ्रिक्शन बिटवीन A एंड B, और A1 हमने पता कर लिया था, A1 कितना आया था, A1 देखो कितना आया था, A1 एक्सेलरेशन ऑफ A1 आया था हमारा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फ्रिक्शन की वैल्यू बिटवीन A एंड B आई थी 20, इसको भी लिख दो। तो A1 आया था 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फ्रिक्शन बिटवीन, फ्रिक्शन पूछा नहीं है लेकिन चलो हम लोग लिख देते हैं, अच्छी बात है अगर आपको ज़्यादा समझ में आ गया। ये हो जाएगा FK1 जिसकी वैल्यू है 20 न्यूटन। बात समझ गए, ये आपका आंसर है, ये चारों आपके आंसर है, फ्रिक्शन की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू, सब आपका आंसर है। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, सब कुछ सॉल्व कर लिया। बस कंफ्यूजन इसी में होता है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन में, और कौन सी फ्रिक्शन लेना है, स्टैटिक या काइनेटिक, वो आप समझ गए तो बस तुरंत 2 मिनट में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको बच्चों देख लो, पॉज करके एक बार इसका सोल्यूशन खुद लिख लो और फिर अपने आप लगाने की कोशिश करो। बहुत आसान है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। अगर आपने कुछ चीज़ें मन में करना स्टार्ट करी तो आप गलत कर दोगे इसको। ठीक है, क्योंकि देखो मैं आपको बता रहा था, लिखवा रहा था, तब भी मुझसे कहीं कहीं पर मिस्टेक हो रही थी। हालांकि वो जल्दी जल्दी में भी हो जाता है कि मुझे आपको समझाना है और बोलना भी है, लेकिन आप अगर सिर्फ लगाने बैठ जाओगे, आधी चीज़ें दिमाग में सोचोगे तो गलत हो जाएगा। इससे बढ़िया है
पॉइंट वाइज जैसे मैंने स्टेप बताए हैं वैसे फॉलो करते रहो। 3 ब्लॉक हो, 4 ब्लॉक हो, कितनी ब्लॉक, अब 4 ब्लॉक है तो क्या है, शुरुआत की 2 ब्लॉक लो, फिर अगर साथ में चल रही है तो अच्छी बात है। ये देखो कि वो 2 ब्लॉक नीचे वाली तीसरी ब्लॉक के ऊपर चल पा रही है कि नहीं, अगर चल पा रही है तो तीनों ब्लॉक का बंडल चौथी ब्लॉक के ऊपर चल पा रहा है कि नहीं, वही सब करना है। फिर मान लो नहीं चल पा रही तो एक को अलग कर दो, अब बाकी 3 का कंबाइंड एक्सेलरेशन निकालो। फिर इसमें देखो क्या ये आपस में चल पा रही है, रिक्वायर्ड वैल्यू अवेलेबल वैल्यू, रिक्वायर्ड वैल्यू अवेलेबल वैल्यू, यही हर जगह निकालना है। देख लेना है कि अगर रिक्वायर्ड वैल्यू मैक्सिमम अवेलेबल वैल्यू से कम है तो दोनों एक साथ चलेंगे, वरना अलग अलग चलेंगे। बात समझ के, अलग अलग चलेंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लेंगे, और साथ में चल रही है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लेंगे। चलो बच्चों, थैंक यू, बहुत कुछ समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग क्या करेंगे, कुछ अलग टाइप की प्रॉब्लम समझेंगे। ये जो था हम लोग टाइप ऑफ प्रॉब्लम समझ रहे थे, तो ये हमारा कौन सा केस था बच्चों, ये हमारा 5वां केस है, 3 ब्लॉक प्रॉब्लम। इससे पहले वाले जो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम था वो चौथा केस था। अब हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग केसेस को समझेंगे आने वाले लेक्चर्स। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।